दोस्तों आज जिस मूवी को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग और काफी अच्छा भी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर को दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और इन्हीं में से हमें दो औरतों को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती है। क्योंकि वो न्यू एम्प्लॉय काफी अजीब था, वो हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहन कर रखता था और इसीलिए यहाँ काम करने वाले सभी लोग उसे पागल समझा करते थे। अब इसके बाद इसी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा में एक चोरी होती हुई दिखाई देती है। अब इसके बाद ऑफिस के लोग पुलिस को भी कांटेक्ट कर देते हैं और जल्द ही उन चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो दोनों चोर किसी को भी नहीं मिल रहे थे, वो कहीं गायब हो गए थे। और अब इनमें से जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो उन चोरों को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से ऑफिस में मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब इस न्यू एम्प्लॉय का नाम जेंगबू होता है और इसे एक बीमारी होती है और वो बीमारी ये होती है कि इसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है और अपनी इसी बीमारी का हो या खूबी की वजह से इसने उन चोरों को स्लो मोशन में भागते हुए देख लिया था। जेंगबू जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब वो एक दिन अपने स्कूल में रेस कर रहा होता है और उसी दौरान उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम सोमी था और वो उसे काफी पसंद किया करता था और उसके बाद से ही इसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगा। इसके बाद इसके पेरेंट्स ने इसे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इसे ठीक करने की काफी कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और आखिर में डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हें हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहनकर रखना पड़ेगा ताकि औरों को तुम अजीब ना लगो। अब जोंगवो को ये जो अजीब बीमारी हो गई थी इसके इलाज के लिए उन्हें काफी पैसे चाहिए थे और इसीलिए उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और जोंगबू अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने घर पर ही रहने लगा। अब जोंगबू को ये जो बीमारी थी उसके लिए उसे काफी समय बुरा भी लगता था लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इसमें काफी मजे भी लिया करता था। अब जोंगवू को उसके चश्मे को लेकर उसके स्कूल में उसे काफी बुली किया जाने लगा और इसलिए सुमी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी हमेशा हेल्प किया करती थी, लेकिन अब वो बुली सुमी को भी बुली करने लगे थे और इसलिए सुमी जेंगबू से फ्रेंडशिप तोड़ देती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जेंगबू का कोई भी फ्रेंड नहीं बचा था। उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है, वो अपनी आंखें खराब करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे टीवी देखते हुए कोरियन ड्रामा देखने की काफी बुरी आदत पड़ चुकी थी और वो अपनी लाइफ में इस ड्रामे से ही काफी सारी चीजें सीखने लगा था। और जोंगवू के फादर भी अभी तक वापस नहीं आ रहे थे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने बेटे के लिए लाना चाहते थे, लेकिन इस सब का कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि एक दिन जब वो काम कर रहे होते हैं तब एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। और अब इसके बाद टाइम ऐसे ही बीतने लग जाता है और जोंगबू भी बड़ा होने लगता है। वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उससे सलाह मांगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि बेटा अब तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए जिससे तुम अपनी माँ और अपनी बहन का पेट पाल सको। और अपनी इसी जरूरत के चलते जोंगबू एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है क्योंकि इसे वैसे भी टीवी पर लोगों को देखना काफी पसंद होता है क्योंकि वो बचपन से वैसे भी कोरियन ड्रामा देखते हुए ही बड़ा हुआ था। वहीं पर हम इसके साथी सियोक को दिखाया जाता है जो कि इसी के साथ सीसीटीवी सेंटर में काम करता है। वो हमेशा जोंगबू से कुछ न कुछ सवाल पूछता रहता और जोंगबू भी उसे उतना ही जवाब देता जितना वो सवाल किया करता था। दरअसल ये जोंगबू का काफी अच्छा दोस्त होता है और वो इससे सवाल इसलिए पूछता रहता है ताकि जोंगबू नॉर्मल हो जाए और सभी लोगों से घुलने मिलने लगे जैसे कि बाकी के लोग करते हैं। लेकिन जोंगबू तो सीसीटीवी में देखकर लोगों के कदमों को गिनता रहता है ताकि वो जान सके कि लोग 10 कदमों में कहाँ तक पहुंच जाते हैं और 20 कदम में कहाँ। और वो इन सब की ड्राइंग भी बनाता है जो कि यहाँ काम करने वालों को ये बात काफी अजीब लगती है और इसीलिए वो सब पागल समझते हैं। सियोक इससे और भी अच्छी दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए वो इससे बातें करता रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। यहाँ पर जोंगबू को अपनी क्रश की याद आती है कि उसकी क्रश सुमी हुआ करती थी और इसीलिए वो अगले दिन उसके घर जाता है। अब सुमी भी जवान हो चुकी है और ये अब काफी सुंदर दिखती है, लेकिन सुमी भी काफी गरीब होती है इसलिए इसके ऊपर भी काफी कर्जा होता है और इसीलिए डेब्ट कलेक्टर उसके घर आता है और वो उसे उसका घर बेचने के लिए डराता और उसे धमकाता है। अब जोंगवू ये सब देख रहा होता है लेकिन वो उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता था और ना ही सुमी से बातें कर सकता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और अब इसके बाद से ये पूरा दिन सीसीटीवी में बैठकर सुमी को देखता रहता है और उसकी पूरी डेली रूटीन याद कर लेता है कि वो सुबह में किस वक्त काम पर जाती है और रात को वापस किस वक्त आती है और दिन में बाकी की क्या क्या चीजें करती है। सुमी जहाँ जाकर हर रोज सोडा पीती है ये भी वहां जाकर अब सोडा पीने लगता है और वहीं पर पड़ा कबाड़ से एक सोफा उठाकर कॉफी शॉप के सामने रख देता है क्योंकि सुमी वहां हर रोज रात को आकर खड़े होकर कॉफी पीती है। अब अगले दिन हमें सुमी को बस स्टैंड पर दिखाया जाता है और उसे वहां पर बारिश होने लगती है और जब जोंगबू ये देखता है तो वो अपनी साथी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है सुमी को छाता देने के लिए, लेकिन सुमी उसे यहाँ पर लफंगा कहकर भाग जाती है
अब इसके बाद वो अपने साथी को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है और उससे सुमी को इम्प्रेस करने का आइडिया लेता है। अब अगले दिन सुमी अपने ऑडिशन देने के लिए जा रही थी क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी। उसका मैनेजर फोन पर उससे कहता है कि तुम लेट हो रही हो और इसलिए सुमी फोन पर ही उसे अपना गाना सुनाने लगती है और उसका गाना सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब यहाँ पर जेंगू भी हाथ में फ्लावर लेकर सुमी के पास पहुंच जाता है, लेकिन सुमी उससे कहती है कि मैं इन फूलों का क्या करूंगी, इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए नूडल ले आते। यहाँ पर जेंगू इसे इसका नाम लेकर पुकारता है और इसे याद दिलाता है कि मैं जेंगू हूँ, हम दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर सुमी उससे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो, हालांकि मेरा नाम भी सुमी ही है पर मैं हूँ कोई और ये बात सच होती है, वो इसके बचपन वाली सुमी नहीं होती। लेकिन अब जेंगू इसे ही पसंद करने लगा था। अब एक दिन जब जेंगू कहीं जा रहा होता है तब ये दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। सुमी उससे पूछती है कि तुम सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो, जिस पर वो बताता है कि वो स्कूल में मेरा क्रश थी। इसके बाद वो उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहकर उससे अपना सारा सामान उड़वाती है। अब अगले दिन जेंगू सुमी को रोड पर काफी खुश होते हुए देखता है क्योंकि उसने जो सिंगिंग ऑडिशन दिया था उसे उसमें सिलेक्ट कर लिया गया था और इस वजह से सुमी काफी खुश होती है और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक कैंटीन में जाती है। अब जेंगू भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे बाहर से देखने लगता है और अब इसलिए सुमी उसे भी अंदर बुला लेती है और वो इसे अपनी म्यूजिकल स्क्रिप्ट दिखाती है, लेकिन वो इसे एक तरफ रख देता है और यहाँ पर सभी को अपना टैलेंट दिखाता है। सभी लोग चीजों को इसकी तरफ तेजी से फेंकते हैं और ये उन्हें पकड़ लेता है क्योंकि इन सभी लोगों को नहीं पता था कि वो स्लो मोशन में देखता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब अगले दिन जेंगू सुमी के घर के रास्ते के कदमों को गिन रहा होता है कि वो कितने कदम रखकर अपने घर पहुंच जाती है ताकि वो खुद उसके घर तक पहुंच सके। अब सीओ की सारी चीजें टीवी पर देख रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कर क्या रहा है। अब ये रात को सुमी से मिलता है जब वो अपने घर जा रही होती है और रास्ते में ये दोनों अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। ये बताता है मैं सीसीटीवी सेंटर में काम करता हूँ। सुमी इसे अपनी उसी कॉफी शॉप में ले जाती है जहाँ ये हर रोज कॉफी पीती है, जहाँ पर कि इसने पहले सोफा रखा था। यहाँ आकर ये दोनों बातें करने लगते हैं। सुमी उसे बताती है कि इस कॉफी शॉप का जो ओनर है मैं उसे काफी पसंद करती हूँ क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बढ़िया कार है। अब जोंगबो को उसकी बात काफी बुरी लगती है और इसलिए वो उस कॉफी शॉप के ओनर को काफी देर तक घूरता रहता है और ये सोचने लगता है कि सुमी इसे कार के लिए पसंद करती है और ये अपना जुगाड़ लगाने लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं से कार का इंतजाम करना होगा। वो ऑफिस के सभी एम्प्लॉय से पता करता है कि यहाँ पर क्या किसी के पास कार है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी कार नहीं होती। और दूसरी तरफ वो डेप्ट कलेक्टर फिर से सुमी को डरा धमका रहा होता है और वो इस बार तो उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जोंगवो आकर उसे बचा लेता है और सुमी उसे सीसीटीवी में थैंक यू कहती है और यहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसे देख रहे होते हैं कि ये जोंगवो को थैंक यू बोल रही है। अब इसके बाद ये दोनों फिर से शाम को मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। जोंगवो सुमी से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। वो कहती है मैं रोज समुद्र के किनारे पर जाती और वहाँ बैठा करती। अब क्योंकि जोंगवो के पास कार तो थी नहीं, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड के पास जाता है जो कि बस चलाया करता था। अब जोंगवो उसी के साथ ही पूरा दिन बस में घूमता है और फिर शाम को अगर सीसीटीवी में देखता है कि वो आदमी अकेले ही बेसबॉल खेलता है, फिर जोंगवो भी उसके पास जाकर उसके साथ बेसबॉल खेलने लगता है और वो इसका झूठा दोस्त बनने का दिखावा करने लगता है और इसीलिए वो अपने इस नए दोस्त के साथ सुमी को भी अगले दिन इसकी बस में घुमाने के लिए मना लेता है। खैर अब जब सुमी बस में चढ़ जाती है तब ये लोग उसे कहीं पर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जब सुमी उनसे पता करती है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तब जोंगू उसे बताता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घुमाने के लिए बुसान ले जा रहा हूँ। अब सुमी को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि जोंगू उसके लिए कितना कुछ कर रहा है और इसलिए वो उससे पसंद करने लगती है। लेकिन उस दिन इनकी किस्मत काफी खराब होती है क्योंकि उन्हें शहर के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। पुलिस यहाँ पर इनसे कहती है कि तुम एक लोकल बस में एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते और तभी यहाँ पर सुमी उस पुलिस वाले से झगड़ा कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और इन्हें मुड़कर वापस शहर जाना पड़ता है। अब अगले दिन इनके सीसीटीवी डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका बॉस इन्हें बता रहा होता है कि शहर में काफी लड़कियां गायब होने लग रही हैं और इसलिए तुम सभी अच्छे से लोगों पर नजर बनाए रखना। और तभी जोंगबो की नजर सुमी पर पड़ती है जो कि सीसीटीवी से अचानक से गायब हो जाती है और इसीलिए जोंगबो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है और तभी सुमी उसके सामने आ जाती है और वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। दरअसल वो यहाँ पर जोंगबो का टेस्ट ले रही थी कि वो उसे ढूंढने आएगा भी या नहीं। इसके बाद सुमी जेंगबो के पास आती है और उसका चश्मा उतारकर उसे किस कर लेती है। अब रात को जेंगबो सुमी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है और अब जैसे ही सुमी घर के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर उससे लोन लेने के लिए गुंडे आए हुए होते हैं और वो उसके घर में तोड़फोड़ मचा देते हैं। अब जोंगबो ये सब बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसे सब कुछ दिखना ही बंद हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब ये दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब वहीं पर बिखरे हुए सामान में सुमी को उसकी कुछ फोटो मिलती हैं जो कि जोंगबो ने बचपन में उसके लिए बनाई थी और ये सब देखकर उसे यहाँ पर पता लग जाता है कि ये वही सुमी है जिसे ये बचपन में पसंद किया करता था। अब इसके बाद जब वो अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो कुछ ही दिनों में अंधा हो जाएगा।
अब क्योंकि जोंगबू को ये बात पहले से ही पता होती है और इसीलिए वो जब भी किसी जगह पर जाया करता था वो कदमों को गिना करता था और वो अंधा होने के बाद भी सुमी के घर तक पहुंच सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुमी अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच देती है और अपना सारा सामान लेकर उसी शॉप में चली जाती है जहाँ वो काम किया करती थी, जिसका मतलब था कि अब वो वहीं पर काम करेगी और वहीं पर रहेगी भी। वहीं जोंगबू भी उसे सीसीटीवी पर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक सीसीटीवी एम्प्लॉय को वहाँ पर एक कार दिखती है जो कि एक किडनैपर की होती है। इसके बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एक किडनैपर की कार है और इसी दौरान सुमी भी वहां से गायब हो जाती है। अब इसके बाद जोंगबू उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रहा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो वहां पर सुमी को देखता है जिसे किडनैपर ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जोंगबू जैसे तैसे करके उसे किडनैपर से बचा लेता है। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सुमी को अपने साथ ले जाती है और जोंगबू वहीं पर खड़ा रह जाता है। और अब इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हमें सुमी को दिखाया जाता है जो कि कई दिन से जोंगबू से नहीं मिली थी क्योंकि अब वो काम में काफी बिजी रहती है। लेकिन अब जब भी उसे उसकी याद आती है वो सीसीटीवी कैमरा में देखकर उसे हाई कर देती है। लेकिन अब उसे ये पता नहीं होता कि जोंगबू अब पूरी तरह से अंधा हो चुका है। अब एक दिन सुमी जोंगबू को एक कैफे में देखती है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है और वो यहाँ पर हाथ में छड़ी लेकर चल रहा होता है। और तभी ये देखकर सुमी को पता लगता है कि जोंगबू अब अंधा हो चुका है। अब ये देखकर सुमी रोने लगती है, उससे बहुत दुख होता है। खैर अब इसके बाद वो जोंगबू का पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए एक आर्ट गैलरी तक पहुंच जाती है। यहाँ पर जोंगबू ने सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स बना के रखी होती हैं। अब ये देखकर सुमी बहुत खुश होती है क्योंकि भले ही जोंगबू ने अपनी आंखें खो दी थी पर वो अभी भी सुमी को बहुत प्यार करता था। वो अगले दिन फिर से जोंगबू का पीछा करती है, लेकिन तभी जोंगबू पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि बताओ कहाँ चलना है, क्योंकि जोंगबू भी जान चुका था कि सुमी उससे प्यार करती है और वो भी उसका हमेशा पीछा करती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।